नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज का विषय है बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपका 2019 में दिसंबर माह में पूछे गए क्वेश्चन है पेपर 2 में। उसको आज सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियोज़ में बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को डील किया जाएगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का कल्पना सोच विकास होता है, काल्पनिक सोच का विकास होता है। अमूर्त चिंतन के विषय में बालक सोच सकता है, साथ ही साथ डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्कन का भी विकास होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन बोल रहा है किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या अल्बर्ट बेंडूरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक में अंतःक्रिया के फलस्वरूप अधिगम करते हैं। इस प्रकार से समाज में रह करके उसके संस्कृति से प्रभावित होकर के पर्यावरण में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन ए को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना। कोई बालक यदि तार्किक रीजनिंग लगा रहा है, तर्क लगा रहा है, तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो सकता है। नेक्स्ट है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल मूर्त सामग्रियां प्रयोग नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अमूर्त भी उपयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम से ही शिक्षा नहीं दिया जाता है, पाठ्यक्रम के अलावे भी है। गतिविधि आधारित खेल होता है, खेल से होता है, क्रिया करके होता है, खुद से बच्चे कार्य करके सीखते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। नेक्स्ट है, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने वाले प्रशंसा की योग्यता।
नेक्स्ट है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। यहाँ पर ध्वनि का बात हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका एक म्यूजिक। हवार्ड गार्नर ने टोटल 8 प्रकार के बुद्धि के विषय में बात किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका म्यूजिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका दृश्य स्थानिक परिवेश, किसी दृश्य को या किसी स्थान को परिवेश के विषय में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक जानकारी है तो उसमें बुद्धि होगी विजुअल स्पेशियल, यानी दृश्य स्थानिक बुद्धि होगी। नेक्स्ट है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल व सौंदर्य गुणों को करने के एवं प्रशंसा करने के विषय में, यह आपका हो जाएगा म्यूजिशियन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, यह आपका मैथमेटिशियन से रिलेटेड है, जिसमें कि पैटर्न को खोजेंगे, तर्क लगाएंगे, साथ ही साथ श्रृंखला को हल करके अपने समस्या का समाधान करेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी आदतों को, कौशलों तथा मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, वो समाज के साथ रह करके, और अपनी जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से समझते हैं। समाज के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव का जो विकास होता है उसके संदर्भ में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तथा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के विषय में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा सही आंसर। मानव का जो विकास है वह पर्यावरण एवं आनुवंशिकता का गुणनफल है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल जो प्राप्त होते हैं वह डेवलपमेंट होता है। D=H/E। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। यह बिल्कुल सही है, विद्यार्थी अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, पियाजे साहब का भी कहना है। और प्रगतिशील शिक्षा में जो है विद्यार्थी खुद से एक्टिविटीज करके, कार्य करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी के कार्य को महत्ता देनी चाहिए। ऑप्शन 2 है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना। यह गलत है कि आप जो बता रहे हैं सिर्फ उसी को ग्रहण कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये आंसर, ये 2 ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। मान लीजिए आप कोई ज्ञान को अनुग्रहण कर लिए हैं, कोई सीखे हैं किसी चीज़ को, आप उसी रूप में उसको फिर आउटपुट कर रहे हैं, तो ये आपका रटाफिकेशन हो गया, जो कि आप रट करके याद कर रहे हैं, ये आपका अधिगम नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका
ऑप्शन 4, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। जो शिक्षक आपको निर्देश दे रहे हैं उसके निर्देश का पालन करिए, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, जिसमें कि विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना किया जाएगा या ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक और न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। केवल संरचनात्मक आकलन नहीं होता है, संकलनात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है, साथ ही साथ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, जो कि आपका रचनात्मक आकलन बोली या फॉर्मेटिव असेसमेंट या सतत आकलन भी होता है। तो ऑप्शन ए केवल दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में केवल संकलनात्मक, संकलनात्मक के अलावे भी और भी आकलन होते हैं, ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक, ये तो कोई बात नहीं हुई, न ही संरचनात्मक होगा न ही संकलनात्मक होगा, ऐसा कहीं बात नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ये सही बात है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक के रूप में, जिसमें कि शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िबद्धता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? बताया जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो है, विभिन्न स्रोतों से बताया जा रहा है कि एक विद्यार्थी जो है समाज के वर्ग में उसका जो स्तरीय प्रदर्शन है वह शैक्षिक क्षेत्र में निम्न है, और इस रूढ़िबद्धता एवं प्रामाणिक रूढ़िबद्धता, यह रूढ़िबद्धता को प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, यह क्वेश्चन बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, ऑप्शन में इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों को रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जिस समाज में आपका रूढ़िबद्धता है, उससे कोई बालक प्रभावित हैं, तो उसको कम करने के लिए, रूढ़िबद्धता को कम करने के लिए सबसे पहले विभिन्न समाज में वर्गों के रोल मॉडल को लाएंगे, विभिन्न तरह से उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, दोनों पक्षों के उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद संबंधित कहानियाँ के द्वारा ही उसको सुनाएंगे और उदाहरण प्रस्तुत करके रूढ़िबद्धता को कम किया जा सकता है। ऑप्शन 1 आपका बोल रहे सरकारों को अनदेखा करना चाहिए, इस बात को, यानी इस प्रॉब्लम, इस समस्या रूढ़िबद्धता को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, प्रतियोगिता यानी परीक्षा आयोजित करने से रूढ़िबद्धता खत्म नहीं होगी, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देंगे, विद्यार्थी से बोलेंगे आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और किसी अन्य क्षेत्र में आप शामिल हो जाइए, इससे रूढ़िबद्धता कम होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ऑप्शन 1, 2, 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, और सख्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। समावेशी शिक्षा जो कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा देना, ताकि सभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। समावेशी
कक्षा में, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वो योग्य हो, निर्योग्य हो या सामान्य बालक हो, सबको एक साथ मिलाकर के शिक्षा दिया जाता है। ऑप्शन 1 में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, बात सही है। नेक्स्ट है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। यह यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस है कि आप किसी को दया करके, सहानुभूति दिखा करके आप जो है अशक्त बच्चों को सख्त नहीं बना सकते। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, कोई भी बच्चा है यदि वह शारीरिक रूप से विकलांग ही है तो उसको अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा यह करके संबोधित नहीं करना चाहिए। इससे उसके मन में हीन भावना होती है, साथ ही साथ वह बच्चा कुंठित ग्रस्त भी हो सकता है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इसको अभी डील किया गया कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, न कि केवल प्रतिभाशाली को या योग्य बच्चों को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इस प्रकार से तीनों ऑप्शन गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझना या याद करने में कठिनाई। ये सब किसके सूचक है? ये जो आपका यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है, लक्षण दिए गए विद्यार्थी के, ये क्या चीज़ को सूचित करते हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। एक स्वलीन विद्यार्थी होता है जो अपने आप में चिंतित रहता है, एक ही बात को रिपीटेशन के रूप में दोहराता है, स्वलीन रहता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, अंतर्मुखी रहता है, स्वलीन रहता है, अपने कार्य में वो व्यस्त रहता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के अक्षमताओं के विषय में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी, सृजनात्मक विद्यार्थी क्रिएटिविटी होती है, मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, जो एक ही समस्या का अधिक से समाधान कर सकता है, अपसारी सोच वाले होते हैं, मुक्त अंत वाले सोच होते हैं, एक नवीन सोच वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 भी इसके अकॉर्डिंग ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 3 है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में तरह तरह के विकार होते हैं। डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, अप्रेक्सिया होता है, अफेजिया होता है, डिस्मोर्फिया होता है, डिस्थीमिया होता है, यानी तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं आपको अधिगम अशक्तता वाले बच्चे में। मानसिक रूप से क्षति बालक नहीं होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के विकार के विषय में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए कि एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव देना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। क्वेश्चन बोला एक समावेशी कक्षा है जिसमें विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता हैं, उसको किस प्रकार से हम बता सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। उसको जो आपके शिक्षार्थी हैं, जो अधिगम करता हैं, वो विशिष्ट योग्यता वाले हैं, विशेष योग्यता वाले हैं। यदि उसको ज़रूरत है, आवश्यकता, नीड है अभिप्रेरणा का, तो उसको अभिप्रेरणा मिलना चाहिए। ऑप्शन ए में बोला हुआ है कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करने से ही उसको अधिगम को इंकरेज नहीं किया जा सकता है। और रटने पर बल,
समावेशी शिक्षा रटने पर बल नहीं देती है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए कि एक रूप तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, यूनिटरी मेथड, एक ही तरीके का प्रयोग कर रहे हैं तो कक्षा आपका नीरस हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थी उबना स्टार्ट हो जाएगा, इस कारण से आपकी वह शिक्षण शैली उपयुक्त नहीं है। इसलिए विद्यार्थी के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग तरह तरह से शिक्षण पद्धति अपनानी होगी। ऑप्शन 2 गलत बोल रहा है, ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना चाहिए, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव देना चाहिए। नकल की बात नहीं कर रही है, समावेशी शिक्षा नहीं कहती है कि आप लर्निंग कीजिए, अधिगम कीजिए तो किसी दूसरे का नकल करके करिए, या तो आप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक होमवर्क ही दे रहे हैं। होमवर्क देने से बच्चे में सृजनात्मकता, बच्चे में अधिगम नहीं होगा। बच्चे को चाहिए खुद से करके सीखे, ऐसा एक्टिविटीज़ दीजिए जिसमें कि बच्चे खुद से इन्वॉल्व हो सके और अपने से कार्य करके बच्चा सीख पाए। ऑप्शन 4 है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 आपका गलत बोल रहा है, नकल करने पर दबाव दे रहा है, जो कि समावेशी शिक्षा इसके विरुद्ध है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है, प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम के सशक्त पक्षों को जोर देना चाहिए, उसको मानना चाहिए, इसके आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को, विद्यार्थी को जिस चीज़ की आवश्यकता है, सीखने के लिए जिस चीज़ में कमी है तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमको शिक्षण पद्धति में चेंज करना होगा तो उसको चेंज करेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।